हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सब मस्त होंगे, घर पर पूरी तरह से स्वस्थ होंगे, अपना ध्यान भी रखे होंगे और अपने फैमिली मेंबर्स का भी ध्यान रख रहे होंगे। तो एज यू ऑल नो, हम लोग ने चैप्टर नंबर 4 को शुरू किया, सॉरी चैप्टर नंबर 5, चैप्टर 4 तो हमारा हो गया और ये हमारा फर्स्ट टेक्स्ट बुक का 5वां चैप्टर है। वैसे देखने जाए तो हमने 5 चैप्टर कंप्लीट कर लिए, 1 से 4 और छठा, और ये पहली टेक्स्ट बुक हमारी ये चैप्टर खत्म होने के बाद ऑलमोस्ट 3 ही चैप्टर बाकी रहेंगे। ठीक है, उसके अंदर 2 या 3 ही चैप्टर जितने बाकी रहते हैं। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है, जो मुझे आपको आज के इस लेक्चर में पढ़ाना है, वो है एड्सॉर्प्शन एक्शन। फिर मुझे आपको पढ़ाना है व्हाट इज द रीजन ऑफ एड्सॉर्प्शन, और फिर मुझे आपको पढ़ाना है डिस्टिंग्विशन बिटवीन द एड्सॉर्प्शन एंड एब्सॉर्प्शन। इतनी चीजें मुझे आपको आज के इस लेक्चर के अंदर पढ़ानी है, समझानी है। तो रेडी हो आप सब लोग? चलो शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, जो सबसे पहला टॉपिक है, दैट इज एब्सॉर्प्शन इन एक्शन। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है दैट इज एब्सॉर्प्शन इन एक्शन। अब वहां पर बच्चों टेक्स्ट बुक के अंदर हमें इसके बारे में सेंटेंस फॉर्म में दिया है, तो मैंने सोचा कि आपको इसके डायग्राम्स बना के समझा दूं। मुझे ऐसा हुआ कि मैं आपको इसका डायग्राम बना के सिखा दूं, तो वो थोड़ा सा पिक्टोरियल फॉर्म में होगा, तो आपको आसानी से समझ में आएगा और अंदर उतर भी जाएगा, आपके दिमाग में जल्दी एंटर भी होगा वो। ठीक है, चलो शुरू कर दें। अब वहां पर हमें पहला पॉइंट ये दिया था, इन एक्शन। तो वो जो हमारे पास सेंटेंस फॉर्म में है, उसको हम लोग डायग्रामेट्रिक फॉर्म में समझते हैं। डायग्रामेट्रिक फॉर्म में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो ध्यान से देखते रहना, बी अटेंटिव हियर। एड्सॉर्प्शन इन एक्शन। अब पहला उन्होंने वहां पर ये दिया है कि हमारे पास जो पहला हमने एग्जांपल ये दिया है कि जो चारकोल है, ठीक है, नंबर 1 चारकोल जो है, ठीक है, जैसे उसका कोई पीस लिया है या फिर वो चारकोल का पाउडर ले लिया आपने। अब चारकोल पीस है, चारकोल पाउडर, यहां पर मैंने लिया है चारकोल, बस यही समझो आप कि भाई हमने चारकोल ही लिया हुआ है। अब ये चारकोल के ऊपर क्या होता है, तो अलग अलग गैसेस जो होते हैं पास जब होते हैं तब वो एब्जॉर्ब होता है। अब वो कौन से गैस हो सकते हैं? बेसिकली इसका जो यूज है ना चारकोल का, उसको जो केमिकल फैक्ट्रीज होती है या फार्मा कंपनीज होती है, वहां पर मास्क जो बनता है ना, वो अपना कोरोना वाला मास्क नहीं, ये वाला मास्क नहीं, जो दूसरे मास्क आते हैं पूरे और उसमें आगे यूज रहता है, तो उसमें साइड में वो लोग क्या करते हैं, तो चारकोल का पाउडर या चारकोल के छोटे छोटे पीसेस रखते हैं, ताकि हम जब भी इनहेल करें तो इनमें से जो भी हार्मफुल गैस होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड है या नाइट्रोजन गैस है, तो वो उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाए, और जो भी व्यक्ति अंदर घूम रहा है और जिसने मास्क पहना है उसको कोई भी उसका नेगेटिव इफेक्ट ना हो। तो बेसिकली यहाँ पर गैस कौन से हो सकते हैं? तो हो सकता है हाइड्रोजन गैस, हो सकता है क्लोरीन गैस, हो सकता है कार्बन मोनोऑक्साइड एक्सेट्रा गैस होती है। तो पहला प्रोसेस क्या है, वहां पर हमें मास्क के बारे में कुछ लिखा नहीं है, बट होता तो यही यूज है इसका। ऐसे चारकोल के तो और भी बहुत सारे यूज है। आपने सुना होगा कि भाई अभी तो कोलगेट का एक्टिवेटेड चारकोल वाला एक पेस्ट आ गया है, तो उससे ब्रश करते हैं, तो उससे क्या होता है, जो भी चीजें अपने दांतों के ऊपर चिपकी हुई रहती है उसको वो एब्जॉर्ब कर लेगा, बराबर है। और इसी तरह से चारकोल के ऐसे एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत सारे फिनोमेना हैं। लाइक सेकंड एग्जांपल इसमें दिया है
लोग ने क्या किया यहाँ पर कि भाई जहां पर एब्जॉर्प्शन होता हो वैसे एग्जांपल्स ले लिए इधर। अब यहाँ पर जो सेकेंड एब्जॉर्प्शन जहां मतलब प्रोसेस है कि भाई हमने 2 टेस्ट ट्यूब्स लिए इधर, वी हैव टेकन हियर 2 टेस्ट ट्यूब्स, और वो टेस्ट ट्यूब्स के अंदर हम लोग ने, वैसे है तो एक ही टेस्ट ट्यूब, पर ये कंडीशन 1 C1 लिखा, ये कंडीशन 2 C2 लिखा, इसमें हमने वाटर भर दिया है, बराबर, इसमें भी वाटर तो है ही, बट यहां पर वाटर के साथ इंक है, ब्लू कलर की इंक भरी हुई है, ब्लू इंक। अब जैसे ही हम लोग ऊपर से चारकोल डालते हैं, जैसे हम लोग क्या करते हैं, ऊपर से चारकोल का पाउडर डालते हैं, वही चारकोल इधर नीचे बेड पे बेस पे आकर फिर क्या करेगा, जो भी ब्लू कलर की इंक है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा और ये कलरलेस बन जाएगा, क्योंकि वो ब्लू कलर के पिगमेंट को खींच ले रहा है, समझे कि नहीं। और ये जो सॉल्यूशन है वो कलरलेस है। आप इसको सिर्फ इतना लिख दो कि भाई ये ब्लू इंक है, ठीक है, ये क्या है, तो इधर ब्लू इंक हमने भर दिया, ये मार्कर की इंक भी ले सकते हो आप, और ये सॉल्यूशन कैसा बन गया, अब ये कलरलेस बन गया है, ठीक है। इसी तरह से आप और भी कोई कलर्स वाले इंक है, अब चारकोल डालो, आप ये एक्सपीरियंस करोगे कि चारकोल क्या करता है, उस इंक को खींच लेता है, चारकोल एब्जॉर्ब्स द इंक, यहाँ पर चारकोल एब्जॉर्ब्स ब्लू इंक, उसने क्या किया, ब्लू इंक को एब्जॉर्ब कर लिया। अब तीसरा वहां पर एग्जांपल लिया गया है, दैट इज कि आपने सुना तो होगा ही मेरे ख्याल से कि जो शुगर आती है, शुगर की बात कर रहा हूं मैं, तो वो जो शुगर होती है उसका बेसिकली कलर येलो रहता है स्टार्टिंग में, रॉ शुगर, कच्ची शुगर, और ये हमने क्या कर दिया, अंदर चारकोल भर दिया, मतलब नीचे चारकोल रख दिया है। अब जैसे ही शुगर आगे बढ़ता है तो ये चारकोल क्या करेगा, उसमें से जो भी इंप्योरिटी होती है उसको खींच लेगा, और यहां से व्हाइट कलर, व्हाइट शुगर निकलेगी, प्योर एकदम व्हाइट एकदम, जो अपने घर पे आती है ना, तो उसको क्या करते हैं, उसका जब उसको जैगरी में से शुगर बनाया जाता है तब तो वो येलो कलर का होता है, पर जब उसको चारकोल के बेड पे से ऊपर से पास करते हैं तो चारकोल क्या करता है, जितने भी उसके अंदर इंप्योरिटीज होते हैं उनको खींच लेता है, और वो शुगर एकदम प्योर व्हाइट बन जाता है। एंड चौथा एग्जांपल हमारे पास है, दैट इज सिलिका जेल का। सिलिका जेल के बारे में तो मैंने आगे ही पढ़ाया था कि भी जो अपने न्यू शूज आते हैं उसके बॉक्स में, न्यू वाटर बॉटल के बॉक्स में, शू बॉक्स में, मैं कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं, बॉटल के अंदर या फिर बैग के अंदर, इनमें वो रहता है। अब ये सिलिका जेल करता क्या है, बेसिकली सिलिका जेल उसके अंदर, मतलब एक पैकेट में हम लोग पैकेट में लेकर उसको रखते हैं, तो सिलिका जेल वाटर मॉइस्चर जो भी है बच्चों, मॉइस्चर कंटेंट जहां जहां पर भी जो भी है उसको खींच के उस एनवायरनमेंट को, उसके आसपास को ड्राई कर देगा। क्या करता है, वाटर इज एब्सॉर्ब्ड एंड मेक्स सराउंडिंग ड्राई। सराउंडिंग कैसा हो जाता है, ड्राई हो जाता है, ठीक है। अब बेसिकली ये जो सिलिका जेल होता है ना, उसको हम लोग रीयूज भी कर सकते हैं, वी कैन ऑल्सो रीयूज इट, लेकिन रीयूज करने के लिए क्या करते हैं, सिलिका जेल को बाहर धूप में रख देते हैं, और फिर क्या होता है, जो भी वाटर उसके अंदर एब्जॉर्ब हुआ है वो इवेपोरेट हो जाता है, और ये प्रोसेस को डिसॉर्प्शन बोलते हैं, यानी कि ऐसी प्रोसेस जिसमें एब्जॉर्ब सब्सटेंस को अपने क्या करते हैं, निकाल देते हैं, तो उसको डिसॉर्प्शन बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ
the process of removing the adsorbed substance from the adsorbent is called डिसॉर्प्शन। ये इंपॉर्टेंट है फिनोमिना, ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, यानी कि ऐसी प्रोसेस जिसमें जो भी सब्सटेंस एड्सॉर्बेंट के ऊपर एड्सॉर्ब हुआ है उसको निकालते हैं, इसको डिसॉर्प्शन। ठीक है, तो ये यहाँ पर कंप्लीट हो गया टॉपिक। अब इसके बाद का जो टॉपिक है दैट इज व्हाट इज द रीजन ऑफ डिसॉर्प्शन। अब ये बहुत छोटा टॉपिक, व्हाट इज द रीजन ऑफ एड्सॉर्प्शन का रीजन। हमने ये तो सोच देख लिया कि भाई एड्सॉर्प्शन किस तरह से होता है, ये होता है, इनके बीच में होता है, बट हमें तो पता होना चाहिए कि भाई उसका रीजन क्या है, ये एड्सॉर्प्शन का रीजन क्या है, ये भी तो पता होना चाहिए कि नहीं। अगर हमें रीजन ही नहीं पता तो फिर कैसे होगा। देखो जरा ध्यान से, हम लोग रीजन समझेंगे। जरा ध्यान से देखना कि मान लो एक मॉलिक्यूल है यहाँ सेंटर में। अब मैं ये समझा रहा हूं आपको कि भाई एड्सॉर्प्शन का रीजन क्या होता है, व्हाट इज द रीजन ऑफ एड्सॉर्प्शन। इसका मान लो एक मॉलिक्यूल है और इसके आजू बाजू में इस तरह से 4 मॉलिक्यूल, तो ऐसे जो सेंटर में मॉलिक्यूल होता है बच्चों, उसको हर साइड से इक्वल यानी कि बैलेंस फोर्स मिलता है। ठीक है, लेकिन जो मॉलिक्यूल यहाँ पर होता है उसके ऊपर यहाँ से और यहाँ से कोई मॉलिक्यूल का फोर्स आएगा, बट उसके ऊपर से फोर्स नहीं होता, यानी कि यहाँ पर हर साइड से फोर्स नहीं होता, तो उस मॉलिक्यूल के पास बैलेंस फोर्स होता है। तो चलो मैं पढ़ाता हूँ आपको। कंसीडर अ मॉलिक्यूल एक्सपीरियंसिंग balance force from all sides, हर एक साइड से। तो ऐसे मॉलिक्यूल में क्या होगा पता है, बैलेंस फोर्स रहेगा। दूसरी बात, ऐसा मॉलिक्यूल स्टेबल रहेगा। तीसरी बात, ऐसा मॉलिक्यूल की एनर्जी भी कम रहेगी, लेस एनर्जी रहेगी। लेकिन ये जो सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल होते हैं उसको तीन साइड से उसके ऊपर फोर्सेस लगता है, पर ऊपर की साइड से नहीं लगता, यानी कि वो अनबैलेंस्ड हो जाता है। अब क्योंकि वो अनबैलेंस्ड होता है तो वो क्या ट्राई करता है, वो किसी और के मॉलिक्यूल को खींच ले। ये है, वो बाहर से किसी मॉलिक्यूल को खींच कर कुछ बैलेंस हो जाता है। बेसिकली इसकी एनर्जी भी बहुत ज्यादा रहती है। ऑब्वियस बात है यार, अगर आपके घर पे आपके पेरेंट्स और सब लोग हैं तो आप शांति से बैठोगे, ज़्यादा मस्ती नहीं करोगे, ज़्यादा टीवी नहीं मंत्रोगे, ज़्यादा मोबाइल नहीं मंत्रोगे, शांति से पढ़ने की एक्टिंग करोगे। लेकिन जैसे आपके पेरेंट्स चले गए, आप अपने फ्रेंड्स को कॉल करके बुलाओगे, आ जाओ भाई पार्टी करते हैं, खेलते हैं गेम्स, ये करते हैं, मूवी देखते हैं, बराबर के नहीं। सेम ये मॉलिक्यूल का अनबैलेंस फोर्स है, फॉर्म में आ जाता है, एनर्जी हाई हो जाती है, और वो क्या करता है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स मतलब कि और एटम्स को एब्जॉर्ब करके बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। अब हमने क्या किया, कंसीडर अ मॉलिक्यूल ऑन सरफेस which experience forces from 3 sides। अब चौथी साइड से उसके ऊपर फोर्स नहीं लग रहा तो वहां पर क्या होगा, अनबैलेंस फोर्स हो गया।
अनबैलेंस फोर्सेस हो गया। नंबर 2, वहां पर क्या होगा, अनस्टेबल बन जाएगा, यानी कि हमको किसी और को खींच के रिएक्ट करने की कोशिश करेगा और हाई एनर्जी वाला होगा। कैसा होगा, हाई एनर्जी। तो अब क्योंकि उसकी हाई एनर्जी है, जैसे ही वो किसी भी मॉलिक्यूल को एब्सॉर्ब कर लेगा, फिर वो एनर्जी को क्या करेगा, रिलीज करेगा। और इतना याद रखना कि भाई एब्सॉर्प्शन फिनोमेना जो रहता है, जो एब्सॉर्प्शन फिनोमेना जो रहता है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस ही लगता है। एक्सोथर्मिक एनर्जी मतलब ही होता है, यानी कि उसमें एनर्जी रिलीज ही होती है। एनर्जी क्या होती है, रिलीज ही होती है। अब ये मॉलिक्यूल की सरफेस के जो मॉलिक्यूल है वो क्यों एब्सॉर्ब कर रहे हैं, इन ऑर्डर टू बिकम स्टेबल, इन ऑर्डर टू अटेन स्टेबिलिटी इट इज एब्सॉर्बिंग सम मॉलिक्यूल। पता चला रीजन कि क्यों ये मॉलिक्यूल्स एब्सॉर्प्शन करते हैं। ये एब्सॉर्प्शन का रीजन क्या है वो आपको पता चला ही होगा। तो बेसिकली होता क्या है कि जो भी मॉलिक्यूल अनबैलेंस्ड है, अनस्टेबल है और हाई एनर्जी वाले हैं, वो एब्सॉर्प्शन प्रोसेस करके क्या करते हैं, बैलेंस हो जाते हैं, स्टेबल बन जाते हैं। क्योंकि एनर्जी को रिलीज कर रहे हैं तो उसकी लेस एनर्जी हो जाएगी, यानी कि वो अपनी स्टेबिलिटी को अटेन कर लेगा। और ये रीजन की वजह से क्या होता है, तो इन मॉलिक्यूल्स के बीच में एब्सॉर्प्शन होता है। ठीक है, ये एब्सॉर्प्शन फिनोमेना का हमारे पास क्या था, तो इट वाज द टोटल थियरी। थियरी यहाँ पर हमारी कंप्लीट हुई है बच्चों, वी हैव कंप्लीटेड द थियरी है। अब इसके बाद एक और तीसरी जो थियरी है जो मुझे पढ़ानी है, बट उससे पहले आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। चलो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि फिर मुझे आगे भी पढ़ाना है आप लोग को। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चलो। ओके, अब हम लोग आगे जाएंगे। नेक्स्ट है दैट इज, देखो ये टॉपिक्स बहुत ही इजी है, अगर आप मेरे लेक्चर में ध्यान दोगे, ठीक है, इफ यू विल बी अटेंटिव हियर, तो आपका प्रिपरेशन यहाँ पर हो जाएगा। और ये चैप्टर में फंडास क्लियर होने चाहिए। अगर फंडास क्लियर है तो सब हो जाएगा। नेक्स्ट है डिस्टिंग्विश बिटवीन द एब्सॉर्प्शन एंड एब्सॉर्प्शन, जो हमारे टेक्स्ट बुक में टॉपिक नेक्स्ट दिया हुआ है। डिस्टिंग्विश बिटवीन एब्सॉर्प्शन एंड एब्सॉर्प्शन, एब एंड एड, समझे ना, वही है। देखते रहे ना, हम लोग टोटल 5 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस समझेंगे, पॉइंट ऑफ डिफरेंस समझेंगे। वी विल स्टडी 5 पॉइंट ऑफ डिफरेंस। सॉरी, देखते रहना जरा ध्यान से। एब्सॉर्प्शन एंड एब्सॉर्प्शन, ठीक है, एब्सॉर्प्शन एंड एडसॉर्प्शन, देखते रहना जरा ध्यान से। पहला है कि भाई एब्सॉर्प्शन जो होता है वो एक बल्क फिनोमिना है, यानी कि आपने देखा होगा कि अगर हमारे पास कोई फोम है, स्पॉन्ज, उसको पानी में डाला तो वो पूरे पानी को खींच लेगा और उसके पूरे में क्या होगा, वो पानी एब्सॉर्ब हो जाएगा, यानी कि बल्क फिनोमिना है। वो पूरे स्पॉन्ज में, जैसे कि ये है, तो ये पूरे स्पॉन्ज में पानी क्या हो जाएगा, एब्सॉर्ब हो जाएगा। तो ये एब्सॉर्प्शन जो होता है वो एक बल्क फिनोमिना है। और बच्चों, एब्सॉर्प्शन जो है वो एक सरफेस फिनोमिना है, सिर्फ उसके सरफेस पे हो रहा है। लाइक बोर्ड पे मैं जो लिख रहा हूँ, तो क्या ईंट अंदर एंटर हो रही है, नहीं ना, वो सिर्फ सरफेस पे आ रही है। तो ये क्या है, ये एक बल्क फिनोमिना नहीं है, ये एक सरफेस फिनोमिना है। एब्सॉर्प्शन एक सरफेस फिनोमिना है। ये पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस था, दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस पे, देखते रहना जरा ध्यान से। इनमें यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है मॉलिक्यूल्स का, यूनिफॉर्म
यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है। हाँ, अब उनमें तो क्या होता है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसमें नॉन यूनिफॉर्म होता है। नंबर 3 है, ये तो ना ही नीदर एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ये ना ही ये एंडोथर्मिक है, नॉर ये एक्सोथर्मिक है। और ये तो मैंने अभी लिखवाया ना वहां पर कि एड्सॉर्प्शन एक क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये क्या है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन। चौथा है रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन, इसमें यूनिफॉर्म है। हर बार आप स्पॉन्ज को पानी में डालो, जितना एड्सॉर्ब अभी हुआ है दूसरी बार करो, तीसरी बार करो, तो उतना ही रहेगा और उतना ही पानी बाहर भी आएगा। तो यहाँ पर रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज रेट ऑफ एब्सॉर्प्शन इज यूनिफॉर्म, और यहाँ पर रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन है ये, इट इज नॉन यूनिफॉर्म, है ना। क्लियर? इसमें तो कैसा होता है पता है आप, जैसे मतलब कि देखो मैं समझा रहा हूँ कि आपने कोई भी सरफेस लिया है और उसके ऊपर आपको एड्सॉर्प्शन करवाना है। देखिए अलग अलग मॉलिक्यूल आ रहे हैं, सरफेस के ऊपर अलग अलग मॉलिक्यूल आ रहे हैं, एड्सॉर्प्शन हो रहा है। तो इनिशियली कैसा होता है, इसका रेट बहुत हाई होता है, इसका जो रेट होता है वो हाई होता है इनिशियली, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आपका एड्सॉर्प्शन होता जाएगा ना, तो फाइनली क्या होगा, रेट एकदम लो हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर इसका यूनिफॉर्मिटी नहीं होती, स्टार्टिंग में रेट बहुत हाई होता है, फिर धीरे धीरे रेट घटते 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 तो डाउन हो जाता है। ठीक है, नंबर 5 है इंडिपेंडेंट ऑफ सरफेस एरिया। इसके लिए सरफेस एरिया तो कोई मतलब नहीं है, इंडिपेंडेंट ऑफ सरफेस एरिया, और ये जो होता है वो सरफेस एरिया पे डिपेंड होता है, डिपेंडेंट अपॉन, क्योंकि यहाँ पर बच्चों क्या होता है, जो यहाँ पर क्या होता है, ये सरफेस एरिया पे डिपेंड है। क्योंकि आगे तो अभी आगे भी हम लोग पढ़ने वाले हैं कि भाई सरफेस एरिया बढ़ेगा तो एड्सॉर्प्शन भी बढ़ेगा, इसके बारे में अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे, ये आएगा आगे के टॉपिक कि भाई एड्सॉर्प्शन कैसे बढ़ेगा, सरफेस एरिया बढ़ता है तो एड्सॉर्प्शन भी होता है। तो यहाँ पर इसके 5 पॉइंट्स है डिफरेंस के, दिस आर द 5 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस, 5 पॉइंट्स यहाँ पर डिफरेंस के इसके हो गए हैं। हम लोग आगे जाते हैं, एक और लास्ट क्वेश्चन लेते हैं कि चलो हमने ये तो पढ़ लिया कि एड्सॉर्प्शन एंड एब्सॉर्प्शन की, लेकिन हमें ये क्वेश्चन होता है कि क्या दुनिया में ऐसा कोई प्रोसेस होता है जहाँ पर एब्सॉर्प्शन भी होता हो और एब्सॉर्प्शन भी होता हो? क्या दुनिया में ऐसा कोई प्रोसेस है? तो हाँ बच्चों, ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर एब्सॉर्प्शन भी होता हो और जहाँ पर एब्सॉर्प्शन भी होता हो, यानी कि दोनों प्रोसेस, दोनों फिनोमिना सिमल्टेनियसली होने वाले, और उसको हम लोग बोलते हैं सॉर्प्शन। क्या बोलते हैं? सॉर्प्शन, जहां पर एडसॉर्प्शन प्लस एब्सॉर्प्शन ये दोनों एक साथ होता है, उसको बोलते हैं सॉर्प्शन। और इसका एग्जांपल है डाइंग ऑफ क्लोथ, मतलब कपड़े जो होते हैं उसका जो डाइंग करते हैं, ठीक है, उसमें ये दोनों प्रोसेस एक साथ होता है। ठीक है, डाइंग ऑफ फैब्रिक भी बोल सकते हैं, और उसको क्या बोलते हैं? सॉर्प्शन। क्या हो रहा है? ऐड भी हो रहा है और एब्सॉर्प्शन भी हो रहा है, क्या बोल दिया? सॉर्प्शन। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ये टॉपिक कंप्लीट होते हैं आज के। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर। लास्ट पार्ट था जो पूरा होता है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इसका स्क्रीनशॉट लेना मत भूलना, डोंट फॉरगेट टू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट। ओके, एक 5 सेकंड वेट करते हैं, फिर स्क्रीनशॉट देते हैं, इसका खत्म कर दें। ओके, बाय एंड टेक केयर। इसकी नोट्स बनाना और अच्छी तरह से मेहनत करना मत भूलना।